इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है नाभिक का आकार। नाभिक के आकार को समझने के लिए हम उसकी त्रिज्या रेडियस, उसका आयतन यानी वॉल्यूम और उसका घनत्व यानी डेंसिटी, इन 3 टर्म्स का यूज़ करके बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से नाभिक का आकार के बारे में। ये आपका क्या है, मान लो नाभिक और उसके अराउंड ये ऑर्बिट्स, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक एटम, है ना। अब एटम के बारे में तो बात करनी नहीं है, हमें किसके बारे में बात करनी है, न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस जो है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसके जो आकार यानी कि मान लो ये गोले के आकार का है, ठीक। क्या मान लिया हमने, इसका आकार गोले का आकार मान लिया यानी स्फीयर है। तो इसका आयतन लगभग कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या मान लिया हमने यहाँ पर, उस गोले यानी उस न्यूक्लियस की त्रिज्या। क्लियर। तो यहाँ पे बता देना है जहाँ आर न्यूक्लियस की त्रिज्या मानी गई है। त्रिज्या आपको मालूम है किस रेंज की होती है, ये एटॉम चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम लोग। अगर नहीं पता है तो मैं रिमेंबर करवा दूँ, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होती है न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि वॉल्यूम अगर ये है, ओके, तो इसकी घनत्व, अगर हम नाभिक के घनत्व की बात करें, नाभिक के घनत्व की बात करें तो क्या होगा, रो बराबर m/v। ये हम जानते हैं कि घनत्व को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे रो से। मास द्रव्यमान हो गया और v वॉल्यूम आयतन हो गया किसका, नाभिक का। लेकिन m क्या है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना कि ये प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान है। क्या है, प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान है। ऐसा नहीं है कि पूरा ले लिया हमने न्यूक्लियस का द्रव्यमान, ओके। तो प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान बटे आयतन, तो उससे हम पता चलेगी न्यूक्लियस की डेंसिटी। अब अगर इसमें आप लोग ये फॉर्मूला रख दो वॉल्यूम का, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ से ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो घनत्व के लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है 3m/4 पाई आर क्यूब, है ना। किस किस के बीच में रिलेशन है ये, न्यूक्लियस का रेडियस और न्यूक्लियस की डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन बन गया। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे आपका रो घनत्व, किसका घनत्व, नाभिक के घनत्व के लिए फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे बोला जाए कि प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान का न्यूक्लियस है, उसके घनत्व और उसकी त्रिज्या के बीच संबंध बताइए, तब भी यही फॉर्मूला होगा, ओके। अब नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाभिक की त्रिज्या के लिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको इसमें ये वाली बात समझनी होगी, एक इम्पॉर्टेंट है बात, तो ये देखिएगा कि किसी भी नाभिक का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी समानुपाती होगा उस तत्व के द्रव्यमान संख्या के जिसका वो नाभिक है, ठीक है। दोबारा से मैं इस बात को कह रही हूँ कि किसी भी तत्व का नाभिक, उसका आयतन समानुपाती होगा उस तत्व के द्रव्यमान संख्या के। अब आप लोगों को ये बात पता है कि वॉल्यूम यहाँ पर हमने गोले के आकार का माना है नाभिक, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ये वैल्यूज जो हैं 4, 3 नंबर है, पाई का भी एक नंबर है, 22/7 है ना, 22/7, तो ये वैल्यूज तो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि त्रिज्या का घन समानुपाती हो जाएगा किसके, द्रव्यमान संख्या के। अब इससे अगर यहाँ से क्यूब हटा दें तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, a⁻ कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये रिलेशन निकल के आता है उस नाभिक की त्रिज्या और जिसका वो, जिस भी तत्व का वो नाभिक है, उसकी द्रव्यमान संख्या के बीच में, ठीक। अब यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम कहेंगे एक r0, क्या यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर देते हैं ये, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपसे डायरेक्टली देखो परिभाषा के तौर पे पूछा जा सकता है कि बताइए नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या, तत्व के द्रव्यमान संख्या के बीच में क्या संबंध है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। अदरवाइज इसका न्यूमेरिकल भी आते हैं, भले ही 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आए, न्यूमेरिकल आता है और एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिएगा यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ r0 एक अनुभविक नियतांक है और r0 का वैल्यू क्या है, ये देखिए 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। तो नोट्स में आपको मैंने ये भी बताया है कि कैसे लिखना है, तो आप लोगों को ये बात वहाँ पर प्रॉपरली मिल जाएगी।
बट समझना पहले ज़रूरी है, तब आप नोट्स को पढ़िए, क्योंकि बिना समझे नोट्स को रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर? तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे तो नोट्स आसान हो जाएंगे आपको याद करना। नेक्स्ट आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, शॉर्ट में हम AMU लिखते हैं और इसको हिंदी में कहेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्लियर? तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है और ये पूछ लिया जाता है। ये भी आपका शॉर्ट में ही आएगा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में। ठीक है, बट आपको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है ये। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक मात्रक है किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास को बताने के लिए। ठीक है, तो इस मात्रक को हम करते कैसे, पहले ये समझो ध्यान से। देखो, पहले सिंपली एक तरीका समझाती हूँ मैं आपको कि किसी भी मात्रक को चुनने का तरीका क्या होता है। मान लो कि एक ये लाइन है, ठीक, ये इतनी बड़ी लाइन है। अभी अगर मैं कोई दूसरी लाइन खींचती हूँ तो मैं इस दूसरी लाइन की लंबाई को इसकी तुलना में बताऊंगी कि इसकी तुलना में ये इतनी बड़ी है ना। अगर इसको मैंने 1 यूनिट का नाम दिया, 1 यूनिट कह दिया, तो इसका कितना गुना ये वाली लाइन है उतना मैं कह दूंगी कि मान लो ये 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट इतनी है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 है ना। तो मैं कह दूंगी कि ये कितनी है, 5 यूनिट है, क्योंकि ये वाली लाइन इसको कितनी गुना है, 5 गुना है। ऐसे हम मात्रक को बताते हैं। तो कोई एक निश्चित हम मान लेते हैं और उसकी तुलना में बाकी सबको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बन लिया, ठीक, कार्बन का कौन सा, 6C12। याद है आप लोगों को किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, AXZ। ये वाली बात आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी पहले। तो ये हम एलिमेंट लिखते हैं X से, नीचे यहाँ पर Z से दर्शाते हैं। आप लोग पढ़ चुके हो अभी इसी में कि Z से क्या होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और ये A से क्या होता है, मास नंबर। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है, वो कार्बन ले लिया हमने, एलिमेंट ले लिया। उसका एक एटम, ठीक, उसका एक एटम का मास नंबर क्या है, 12 है ना। अगर इसका 12 है और हम इसे 12 टुकड़ों में बांट दें तो कितना हो जाएगा, एक टुकड़ा बचेगा। अगर 12 टुकड़ों में बांट दें 12 को तो हमने एक टुकड़ा मान लिया। अब उस एक टुकड़े को हम अगर किसी भी संख्या से गुणा करें, मान लो मैंने 4 से किया, तो मुझे 4 AMU मिल जाएगा। अब वो टुकड़े आप क्या कर लो, ऐसा मान लो कि इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12 AMU, 12 एटॉमिक नंबर, मास नंबर है, तो 12 AMU। अब 12 टुकड़ों में बांट दिया तो बचा 1 AMU। अभी मुझे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 AMU हो गया। अब 4 AMU किसका हो जाएगा, इस तरीके से। तो किसका हो जाएगा 4 AMU, जानते हैं आप लोग, हीलियम के लिए, है ना, 2He4 होता है ये। तो इस तरीके से समझना है आपको कि AMU को कैसे बता रहे हैं कार्बन की तुलना में। ठीक है, अब इसको समझिए परिभाषित रूप में कि क्या बोलेंगे, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक, मतलब कार्बन परमाणु लिया, उसका द्रव्यमान के 12 भाग किए और उसका 12वें भाग, मतलब 12 में से एक भाग जो है, 12 भाग किए ना, उसमें से जो एक भाग है उसको हमने परमाणु द्रव्यमान मात्रक माना, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट माना। और उसकी तुलना करके हम किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान बता सकते हैं। तो इसको मात्रक हमने क्या लिया है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 AMU में कितना kg होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, आपको ये याद आ रहा होगा कि ये द्रव्यमान किसका है, kg में 1.67 × 10⁻⁻27 kg। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा खुद से, और अगर किसी को ना पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको।
अब ये तो बात रही केजी में। अगर हम यही बात करें कि 1 AMU को हम MEV में बताएं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएं, तो कितना होता है 931.5 MeV। अब ये वाली बात कहाँ से आई? केजी में तो ठीक है, समझ में आ गया आपको कितना होता है। MEV में कैसे करा? तो एटॉम चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है परमाणु पाठ में, पिछले पार्ट में, कि आइंस्टीन ने मास और एनर्जी के बीच संबंध बताया था, है ना। E बराबर mc² डेल्टा mc²। रिमेंबर कि जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा का ही एक रूप उन्होंने बताया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको MEV में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी की टर्म्स में भी बता सकते हैं। समझ आया सबको? इसके आगे और भी टॉपिक्स हैं जिनमें हम आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स पढ़ेंगे, और भी टॉपिक्स हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।